हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे थे, जिसमें हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लास्ट टाइम देखे थे। उसके हम एक क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करिए। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -2 and whose intercept on y axis is twice that on x axis। ये कहाँ करवाए थे? ये नहीं, वही हम सोचे पढ़ने लगा। एग्जांपल नंबर 2 देखो। देखें, दिखाइए टू। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line, find the equation of straight line which passes through the point 4, -2, which passes through the point 4, -2 and whose intercept on y axis is twice that on x axis, and whose intercept on y axis is twice that on x axis। ठीक है। तो ये कह रहा है कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस पॉइंट से पास करे और जिसका इंटरसेप्ट y एक्सिस का इंटरसेप्ट x एक्सिस के इंटरसेप्ट का 2 गुना हो। मतलब ये कह रहा हूँ कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ जो इससे पास कर रहा है। और वो स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट y एक्सिस, अच्छा y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे क्या था? b मानते थे। और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a मानते थे। तो कह रहा है कि y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट का 2 गुना है। तो ये b = 2a। x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है a, इसका 2 गुना है y एक्सिस का। तब इक्वेशन क्या होगा? अगर a और b इंटरसेप्ट, b और 2b नहीं, तो इफ a इज इंटरसेप्ट ऑन व्हाट? x एक्सिस, एंड b इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। हाँ, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक। हाँ। तो ये तो इक्वेशन क्या होगा? जब a और b इंटरसेप्ट है तो कल वही इक्वेशन पढ़े थे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। यदि a x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है और b y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है तो उसका इक्वेशन क्या था? x by a और प्लस y by b इज इक्वल टू 1। यही ना था। अब यहाँ b इज इक्वल टू क्या है? 2a। यहाँ b इज इक्वल टू 2a पुट कर दो। x by a प्लस y अपॉन 2a इज इक्वल टू 1। लेकिन एक बात ये भी दिए रखा है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक। एज द लाइन passes through पॉइंट, passes through the point 4, -2 इससे पास कर रहा है कि लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है। इसका मतलब इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। Therefore 4, a और प्लस y के स्थान पे -2, 2a शुड बी इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे, देखो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2a एलसीएम, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 1। 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 3। a कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, a3। अब जब a पता चल गया तो b इज इक्वल टू 6। इक्वेशन आ जाएगा x by 3 और प्लस y by 6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम 6 आएगा, 6 उधर मल्टीप्लाई कर दो,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। यही क्या है, ये वही इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक, लिख लो आगे। ठीक है, करना, हम क्वेश्चन ढूंढ दे रहे हैं अच्छा वाला। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, इसमें दो क्वेश्चन एक्चुअली। चले, हाँ बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसमें आर डी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस एंड पासेस टू द पॉइंट 2, 3। एकदम ऐसे ही है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब a इज इक्वल टू b, यही है। तो इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि व्हिच पासेस टू द पॉइंट -5, 4 and is such that the portion intercepted between the axis is divided by the point in the ratio 1, 2। ये वाला है। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया वो रेशियो दिया है, इंटरसेप्ट उसी के बीच में हो रही है। and is such that ये पॉइंट passes to the point इतना है, and is such that the portion intercepted between the axis is divided by the point 1, 2। रुको इसको करवा दे। एग्जाम्पल नंबर 2 करवा रहा हूँ यहाँ पे। 4 का 2, हाँ, मतलब उसमें 4 नंबर है और सेकंड, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस टू द पॉइंट। फाइंड द, अच्छा पहला वाला भी करवाना नहीं पहला हम नहीं करवाएंगे, दूसरा पार्ट इसका केवल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line, find the equation of a straight line which passes through the point find the equation of straight line which passes to the point -5, 4 and is such that -5, 4 and is such that the portion intercepted between the axis, यही क्या है ना, the portion intercepted between the axis, the portion intercepted between the axis is divided by the point in the ratio 1, 2, is divided by the point in the ratio 1, 2। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो ये कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो और इस तरह से हो कि जो पोर्शन एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट कर रहा है वो ये पॉइंट उसको 1:2 में डिवाइड कर रहा हो। मतलब ऐसे है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई।
अब -5, 4 से पास कर रहा है, हाँ तो -5, 4 से पास कर रहा है, इसका मतलब और कह रहा है कि ये जो है ये पॉइंट उस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट तो इसमें होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ -5, 4। ठीक, इसको और इधर लिख दो, ऐसे लिख, ऐसे बना दो, और ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, हाँ 1, 2 में डिवाइड कर रहा है, 1, 2 में, ये -5, 4 है। ठीक, और ये कह रहा है कि जो पोर्शन इन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये ए है, ये बी है, और ये जो पॉइंट पी है ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है इस पोर्शन को, तो कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन बताना है। बात समझ में आया? बता दोगे इसका इक्वेशन? तो इंटरसेप्ट पता करना पड़ेगा। देखो क्या करना, ये पॉइंट क्या आएगा, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट a, 0 मान लो, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट 0, बी मान लो। जब ये पॉइंट भी पता है, ये भी पता है, सेक्शन फार्मूला लगा के ए और बी की वैल्यू नहीं पता कर लोगे, तो सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो 5 - 5 = 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 1 × 0 प्लस 2 का मल्टीप्लाई a में करोगे 2a अपॉन 2 + 1, तो ये आ जाएगा 2a/3, 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2a = -15, a = -15/2। सिमिलरली 4 के बराबर क्या आ जाएगा सेक्शन फार्मूला, 1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे अपॉन 2 + 1, ये b/3, तो b = 3 का मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा 12। a और b की वैल्यू पता चल गया, जब इंटरसेप्ट पता चल गया तो इक्वेशन आ ही गया। तो इक्वेशन क्या होगा, x/a प्लस y/b = 1 तो x/a की वैल्यू -15/2 और प्लस y/b की वैल्यू 12 = 0। इसका एलसीएम ले लो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2x/-15 और प्लस y/12। ठीक, इनका एलसीएम आएगा 60, तो 60 का डिवाइड करोगे तो 15 4 जा 4 2 जा 8x और प्लस 5y = 60 हो गया। यही क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक, लिख लिए। b = 12, x/a ऐसे ये दिया है ना, x/a प्लस, अच्छा ये होता ही है। अरे जब इंटरसेप्ट उसका पता चल गया तो वो आ जाएगा ना। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच passes थ्रू द ओरिजिन एंड trisect द इंटरसेप्ट। इक्वेशन trisect द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 3x + 4y 12 बिटवीन द एक्सिस। जब यहाँ 1 तो 0 का ही लिखे हैं। अरे हाँ गलत है, 1 ही है। तो फिर आंसर नहीं वो सही है, ये हम मल्टीप्लाई सही किए 1 में, हाँ 0 में मल्टीप्लाई करते 0 ना लिखते, वही तो समझ नहीं, वो 1 ही है। यही पहले करने जाए था लेकिन फिर तो कैसा। ठीक है, चले आगे। अब कौन सा नंबर है इसमें बुक का? ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे 4th होगा, यहाँ पे 4th होगा, और यहाँ पे क्या है? और आर.डी. शर्मा में ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन कट्स इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट द सम ऑफ हुज रेसिप्रोकल इज अ कांस्टेंट सो दैट इट ऑलवेज passes थ्रू अ फिक्स पॉइंट। अब समझा रहे हैं, लिख दें। तो स्ट्रेट लाइन कट्स इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, a straight line cuts intercept from the axis of coordinates हाँ the sum of whose reciprocal, the
sum of whose the sum of whose reciprocal is a constant so that it always passes through a fixed point passes through the fixed point. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस पे, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उनका सम ऑफ हुज रेसिप्रोकल, उनके कोऑर्डिनेट्स का रेसिप्रोकल का सम जो है वो कांस्टेंट है। तब हमको प्रूफ करना है कि वो जो लाइन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बना दे, एक कर्व इंटरसेप्ट किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, और ये मान लेते हैं ए इंटरसेप्ट यहाँ पे इंटरसेप्ट किया और ये बी, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, a कामा 0, ये कितना आएगा 0 कामा बी आया। हाँ। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो इंटरसेप्ट है इनके रेसिप्रोकल का सम कांस्टेंट है। इसका मतलब 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम सम कांस्टेंट k मान ले रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स ऑन देयर एक्सेस इज अ कांस्टेंट, ये है। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन, ये ए बी मान लो, क्या दिक्कत है, ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यही ना, एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ यहां से जो है ये वाला इक्वेशन 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू k है। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, या ऐसे ही इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन। तो ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, इधर k से डिवाइड कर दो, इधर देखो k से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 1/ka प्लस 1/kb इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये बताओ इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। हाँ। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1, नहीं a तो बचा क्या 1/k, तो x बराबर 1/k आएगा और यहां से x y बराबर 1/k आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x इज इक्वल टू 1/k, y इज इक्वल टू 1/k, और यही x और y की जो वैल्यू होती है वही तो उसका पॉइंट होता है जो उसको सेटिस्फाई कर। इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है हमेशा किस पॉइंट से जाएगा 1/k, 1/k, दैट इज लाइन ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ऑलवेज पासेस थ्रू a fixed point। वो तो फिक्स पॉइंट से तो पास कर ही रहा है, यही प्रूफ करना। फिक्स्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट, ये 1/k, 1/k। मिड में है क्या, मिड में नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, k की वो तो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, आखिर ये कांस्टेंट है क्या। लेकिन इससे एक बात प्रूफ हो गया, k की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा 1/k, 1/k के से ही वो लाइन पास करेगी, जब ये बात ऐसी कंडीशन होगी तब। ठीक है, अच्छा मैं सोच रहा था कि सर जी ये बीच में कहीं होगा 1/k। यार ये कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जैसे इस लाइन में बताइए कहाँ। अरे यार k पे डिपेंड करेगा ना, k क्या है। अगर ये 2 मान ले, ये 2 मान ले तो 1/2 का 1/2 हो सकता है, बीच में आ जाए 1/2 का 1/2। 3 मान ले तो 1/3 का 1/3 कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जहां भी होगा वो इसको मतलब कि उससे पास करे, क्योंकि ए से बी तक इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये k पे डिपेंड कर रहा है, k की वैल्यू चेंज करोगे चेंज होगा।
1/3 दोनों एक ही जगह पे आएगा। हाँ वो तो आएगा 1/3, जैसे यहाँ पे है x एक्सिस में भी 1/3, y एक्सिस पे भी 1/3, यहाँ पे 2/3 लीजिए। क्या 2/3। k की वैल्यू, हाँ k की वैल्यू ये 2/3 लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आएगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 का है नहीं यहाँ आएगा दोनों पे फिर होता है। हाँ हमेशा ये तो k पे डिपेंड कर रहा है ना, हाँ। k की वैल्यू कुछ भी। चलो आगे। लोकस एक जगह और था ना कहीं। पता नहीं, हम बता रहे यहीं पे था। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले नहीं था, फंक्शन वाले में। नहीं कहीं नहीं था। चलो देखो एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है? हाँ, a line passes through point 3 comma -2, find the locus of the middle point of the portion of the line intercepted between the axis. A line passes through the point, a line passes through the point 3 comma -2, 3 comma -2, find the locus of the of the middle point या midpoint of the portion intercepted between the axis of the portion of the line intercepted between the portion of the line intercepted between the axis, intercepted between the axis. एक्सेस। ठीक, ये कह रहा है। देखो वीडियो चल रही है ना। देखो ये कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -2, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो इसको हम चाहे जैसे बना सकते हैं। 3 -2 अच्छा किस क्वाड्रेंट में आएगा? x की वैल्यू ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो उसको ऐसे बनाएंगे तो कहीं कहीं आएगा ना। अगर इस लाइन को ऐसे बना दे तो 3 -2 आएगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए कामा 0 और ये 0 कामा बी। ठीक, ए इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लाइन इस पॉइंट से 3 -2 से पास कर रहा है। क्वेश्चन में एक बात कहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, और जो एक्सिस के बीच में जो पोर्शन लाइन का है उसका मिड पॉइंट। तो ये मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट सी है। लोकस माने होता है, बता रहा हूँ, मिड पॉइंट सी है। हाँ। और सी को पॉइंट एच कामा के मान ले रहे हैं। हाँ। और लोकस का मतलब होता है, जैसे किसी पॉइंट का लोकस पूछेगा, हाँ। इसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट को अगर दौड़ाया जाए, हाँ। उस पॉइंट को घुमाया जाए, हाँ। तो जो पाथ बनाएगा वो किस तरह का पाथ होगा, उसी को बोलते हैं लोकस। जैसे सर्किल क्या है? सर्किल इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। लोकस है ना, सारे पॉइंट को मिला दो। वैसे ये भी, इसका भी लोकस, इसका मतलब हमको इसके रूप में एक इक्वेशन निकाल देना है, उसको एक्स वाई से लेकिन इसका डिस्टेंस बराबर है हर जगह से। हाँ ये कहा है, ये डिस्टेंस यहाँ से मिड पॉइंट बराबर, ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है। नहीं, इसको घुमाएंगे। कहाँ घुमाओगे? आप कह रहे हैं घुमाएंगे ना। हाँ तो देखेंगे क्या निकलेगा, स्ट्रेट लाइन निकलता है क्या निकलता है, देखते हैं। देखो ये मिड पॉइंट है, सी इज मिड पॉइंट, एच सी इज मिड पॉइंट,
ऑफ ए बी है ना मिड पॉइंट। हाँ। तो ये चीज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 0/2, ए इज इक्वल टू आ गया 2h, ठीक, और k इज इक्वल टू आएगा b प्लस 0/2, तो b इज इक्वल टू 2k आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2k, ठीक। अब क्या काम करेंगे, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इस लाइन का इक्वेशन। तो a के स्थान पे 2h रख दो, a के स्थान पे 2h और b के स्थान पे 2k इज इक्वल टू 1 रख दिया। लेकिन अरे यहाँ a और b की वैल्यू निकाला ना, वही रख दिया, इसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये भी, ठीक है। अब क्योंकि ये भी कह रहा है कि ये लाइन पास कर रहा है 3, -2 से, पास करवा दो, एज दिस लाइन passes through the point 3, -2, 3, -2 इसमें पुट करो, 3/2h प्लस -2/2k इज इक्वल टू 1। अब ये h, k के रूप में वेरिएबल आ गया। अब h और k जहां भी भाग जाएगा वो इसका लोकस बताएगा। h को x से रिप्लेस कर दो और k को y को, इक्वेशन, हाँ इक्वेशन बना रहे हैं, अरे इसके फॉर्म में इक्वेशन बनाना है। तो ये आ जाएगा 3/2x और -2/2y, ठीक, इसी को रिप्लेस कर दिया x को k से, तो 2 यहाँ कॉमन हो रहा है, 2 इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 3/x -2/y और इज इक्वल टू 2। ये किसका इक्वेशन है, या इसको ऐसे ही रहने दो, ये किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का, किसका, हाइपरबोला का ये इक्वेशन है, किसका, ये नहीं वो x² होता है, ठीक है, उसका लोकस ये होगा, लोकस क्या हाइपरबोलिक ही बनना चाहिए इसका तो x² नहीं क्या होता है x² प्लस y² x², ऐसा यहाँ पे जो h और k की वैल्यू है वो x y से रिप्लेस, हाँ रिप्लेस कर दो, तो ये इक्वेशन बन गया ना, यही इसका लोकस है, ये भी कोई पाथ बनाएगा ना, यही इसका लोकस है। नहीं हाइपरबोला में नहीं आएगा क्योंकि एक्स वाई में है, और ये लीनियर क्या बोलते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है ये। चले आगे, हो गया ये, या और लिखना चाहो तो इसका एलसीएम ले लो और लिख दो, जैसे क्या लिख सकते हो 3y -2x और xy 2xy, तब भी सही है, ये इसका लोकस है, ठीक। आगे चल रहे हैं, अगला टाइप है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन, मतलब कि अभी जो इंटरसेप्ट फॉर्म देखे थे, अगला है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर देखे थे वहाँ भी नहीं, वहाँ नहीं था परपेंडिकुलर फॉर्म, कहाँ देखेगी, m1 m2 = -1, वहाँ तो कंडीशन था, दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो क्या कंडीशन होगी, हाँ तो यही तो पूछे हैं। यहाँ परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन बताना है। तो है आगे नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, इसका थ्योरम है, थ्योरम लिखो, थ्योरम है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन upon which the length of perpendicular from the origin is p and this perpendicular makes an angle alpha with x axis is x cos alpha
प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, whose length of perpendicular, whose length of perpendicular from the origin is P, and this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis, makes an angle alpha with x-axis, is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। ठीक है, देखो प्रूफ। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है तो कह रहा है कि उस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो जो लेंथ होगा वो p है, और जो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तब उसका इक्वेशन ये होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये टॉपिक है। देखिए ये देखो ए बी ये लाइन है, और ये कह रहा है ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया जाए पी, मान लो ओ पी, और इसकी लेंथ दे रखी है पी, समझे? नहीं तो ए बी ये सी मान लो, एम मान लो, कोई भी, इसकी लेंथ दे रखी है पी, ये लेंथ ओ एम, ये परपेंडिकुलर लेंथ ओरिजिन से ये पी, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। हाँ, केवल इतना ही दिया है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन एंड अल्फा एंगल इस परपेंडिकुलर। तब इस इक्वेशन का जो तब इस लाइन ए बी का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। हाँ। यही प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ, इस लाइन का इक्वेशन पता करने के लिए अगर हम ये ए और बी पॉइंट इंटरसेप्ट पता कर लें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा ए जीरो और जीरो बी। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं। ये मान लेते हैं ए, क्या मान ले ए, तो ये आ जाएगा ए कामा 0। ये मान लेते हैं लेंथ बी, तो ये आ जाएगा 0 कामा बी। ठीक है, 0 कामा बी। यहां पे देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो क्या पता है, इस वाले ट्राइंगल में हमको ये हाइपोटेनियस है। हाँ। और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस। इन ट्राइंगल OMA कॉस अल्फा लगा दे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में बेस P होगा और हाइपोटेनियस A होगा ना। तो A इज इक्वल टू हम P बाई कॉस अल्फा लिख सकते हैं। बोलो, A इधर आएगा P कॉस अल्फा। ठीक ऐसे ही इस ट्राइंगल में लगाओ, इन ट्राइंगल OMB यहाँ साइन अल्फा लगा दो। क्यों? क्योंकि अगर ये अल्फा है ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। तो अच्छा सर, इसी में साइन नहीं लगा सकते, उसी में पहले वाले में इसमें साइन लगाओगे तो मिलेगा क्या, ये हमको पता नहीं है परपेंडिकुलर, जो पता है उसको लगाओ। तो यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा लगाएंगे
तो यहाँ पे भी इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहाँ पे भी अगर cos 90 माइनस अल्फा लगाएंगे तो इसके लिए बेस p है और हाइपोटेन्यूज b है, तो cos 90 माइनस अल्फा क्या आता है, साइन अल्फा, ठीक है। तो p बाई बी, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी p अपान साइन अल्फा। अब क्या, इंटरसेप्ट a और b ही तो पता करना था, जब ये पता हो गया a और b की वैल्यू, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लगा देंगे, आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या हुआ सर 90 माइनस जो अल्फा है वो माइनस साइन, हाँ माइनस नहीं, cos अल्फा होता है, cos अल्फा नहीं होता है, ठीक। तो सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, जब इंटरसेप्ट पता हो और ए और बी की वैल्यू यहाँ निकला है ना, ए और बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ए की वैल्यू p बाई कॉस अल्फा, यहाँ p बाई कॉस अल्फा रखेंगे, कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ p बाई साइन अल्फा रखेंगे, साइन ऊपर चला जाएगा, नीचे p बचेगा, p इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। इधर हटा दे रहे हैं, इधर हम हटा के आगे कर रहे हैं काम, ठीक। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, ध्यान रखना, a और b की वैल्यू रखना, ठीक। तो a और b की वैल्यू रखोगे, x बाई a और प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू है p बाई कॉस अल्फा और प्लस b की वैल्यू है p बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, ये कॉस अल्फा ऊपर जाएगा, x कॉस अल्फा बाई p और ये y साइन अल्फा बाई p का इधर डिवाइड है, दोनों में डिनोमिनेटर, p इधर मल्टीप्लाई, ये आएगा x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p, और यही तो प्रूफ करना था कि यही क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है। बात समझ में आया। और डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा अल्फा की वैल्यू, कोई एंगल बना रहा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे देगा, आपको तुरंत पता करना होगा, ठीक है। आगे चल रहा है, इसके हम क्वेश्चन करवा दें। ठीक है, हटाएं, प्रूफ हटाएं, हटा दीजिए। ये सब प्रूफ कर लिया करो अपने से एक बार। चलो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, हम फर्स्ट वाला छोड़ दे रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले में डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू p की वैल्यू दे रखी है, आपको उसका इक्वेशन निकालना, तो इसी इक्वेशन में रख के निकाल लोगे। सेकंड वाला करवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाया है। सेकंड क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज 7, द लेंथ ऑफ perpendicular from origin to a line is 7 and the line makes an angle of 150 and the line makes an angle 150 with the positive direction of y-axis, with the positive direction of y-axis, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक।
क्वेश्चन समझो हाँ, चलिए। कि जो लाइन है उस पे जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है उसका लेंथ 7 है और वो लाइन खुद जो है वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। हाँ, तब ये पूछ रहा है उस लाइन का इक्वेशन। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अरे इससे एंगल बना रहा है तो थर्ड में कैसे? इधर से पॉजिटिव लेंगे क्या? अरे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, हाँ। यहाँ से ये एंगल बना रहा है ये लाइन। हम सर एक्स में बनाते थे तो इधर की तरफ बना देते। हाँ तो एक्स में बनाते थे तो यहाँ से मेजर करते थे, लेकिन वो भी पॉजिटिव रहता था। हाँ तो यहाँ पे इधर ये 150 दे रखा है, ठीक, वो नेगेटिव और यहाँ पे जो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला गया इस पे क्यू उसकी लेंथ दे रखी है 7। तब हमको इसका इक्वेशन बताना है। हाँ। चलो बताओ। पहली बात तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमको लेंथ पता होना चाहिए जो कि है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर इसके साथ कितना एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है ये भी पता होना चाहिए। और वही यहाँ खोजने वाली बात है। कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो ये पूरा एंगल, ये इतना एंगल 150 बचा कितना 30 बचा, ये 30 ये 90 बचा कितना 60, ये 60 ये पूरा 90 ये आ गया। हाँ। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 आ गया और p इज इक्वल टू 7 आ गया, बस हो गया है, इक्वेशन निकलेगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 7। इनकी वैल्यू रख दो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू 7। 2 कॉमन करके उधर भगा दो, √3x प्लस y इज इक्वल टू 7 2 जा 14 हो गया। ठीक, यही क्या आ गया, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अच्छा 75 डिग्री की आंसर वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि तीसरा वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है 75 डिग्री की वैल्यू 30 प्लस वो 40, 30 प्लस 45। हाँ, ये ऐसे निकलेगा। अरे जो भी है उसमें 1 a प्लस b अपॉन 1, अगर प्लस में है तो 1 माइनस a। नहीं, tan कहाँ निकालना है हमको, साइन और कॉस यहाँ जरूरत है ना, इस इक्वेशन में साइन और कॉस है। तो अगला वाला जो एग्जांपल है उसमें यही अल्फा की वैल्यू 75 दिया है। तो आपको कॉस 75 और साइन 75 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे फार्मूला कॉस a प्लस बी और साइन a प्लस बी का लगाना पड़ेगा। निकलवा दे, क्योंकि यही इसमें डिफरेंट है थर्ड वाले क्वेश्चन में, बाकी यही फार्मूला बता दीजिए बस ना थे। चलो फार्मूला ही बता दीजिए, क्वेश्चन फार्मूला इससे हो जाएगा। हाँ तो हटा दे, तो दूसरा क्वेश्चन भी बता। देखो कॉस, अगर इसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें अल्फा की वैल्यू 75 दे रखा है, तो अगर हमको इसका मतलब cos 75 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। cos 75 का मतलब cos 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos a प्लस b होता है cos a इंटू cos b, प्लस रहता तो यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसके लिए। 45 30 की वैल्यू जानते हो, वहां रख के निकाल लो आंसर। ऐसे sin 75 का sin 45 प्लस 30, तो यहाँ फार्मूला होता है sin a इंटू कॉस b, और यहाँ प्लस ही रहता है cos a इंटू साइन b, cos a इंटू साइन b। ठीक है, यहाँ पे sin 30 cos 45 सबकी वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं, साइन का अलग होता है। बस यही वाला फॉर्मूला रख के आपको इनकी वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में रख देनी है। x cos अल्फा प्लस
y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। थर्ड वाला एग्जांपल में p की भी वैल्यू दे रखी है अल्फा 75 आप यहां से निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हटाए। बात लिख रहे हैं। चलो अगला वाला एग्जांपल में हो गया। ये क्वेश्चन और सर अगर इसी की जगह माइनस होता तो यहाँ पे 45 माइनस 30 होता तो यहाँ पे माइनस लग जाता साइन में और यहाँ पे प्लस लग जाता। तो साइन 15 की वैल्यू कॉस 15 45 माइनस 30। चलो अगला वाला क्वेश्चन, इसमें एग्जांपल नंबर 4 दिया है। यहाँ कौन सा नंबर का क्वेश्चन होगा? दूसरा। ठीक है, चलो देखो, इसमें क्वेश्चन दिया है कि द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line, find the equation of straight line upon which the length of perpendicular from the origin is 5। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि and the slope of this perpendicular is 3/4 and the slope of this perpendicular is 3/4। ये कर लोगे, करो जल्दी से। Find the equation of a straight line upon which the length of perpendicular from the origin is 5 and the slope of this perpendicular is 3/4 यानी कि सर जी इसका वो क्या कहते हैं थीटा tan और थीटा कह रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ बस तो आ गया, उससे वो इस 5 आ जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस। हाँ, tan अल्फा की वैल्यू, स्लोप का मतलब tan अल्फा दिया है। हाँ भाई, tan अल्फा दिया है 3/4, हमको sin अल्फा cos अल्फा पता करना है। ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो वही हाइपोटेनियस 5 3/5 आएगा, वही- एक बार वही- 4/5 यही कह रहे हैं। इसी की वैल्यू रख दे रही है। हाँ। चलो आ तो गया, जल्दी से हम कर दे रहे हैं तब इसका मतलब यहाँ से जो अल्फा बन रहा है, ये ए, ये बी, ये 5 दिया था और ये tan अल्फा इसका स्लोप दे रखा है, tan अल्फा 3/4। तो अब ये अच्छे से जान चुके होंगे tan अल्फा फिर 3/4 है, तो sin अल्फा कितना आएगा 3/5 निकाल लेना। cos अल्फा कितना आएगा 4/5। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी, यही ना। तो x cos अल्फा की वैल्यू 4/5 प्लस y sin अल्फा की वैल्यू 3/5, p 5 दे रखा है, तो 5 कॉमन, 5 5 25, 4x 3/25, यही आंसर है इसका। ठीक है, जिसमें क्या समझाया हो गया था तब। यार इसमें एक क्वेश्चन और दिया था क्या, रुको रुको, find the equation of straight line upon which the length of perpendicular from the origin is 5 and the slope of this perpendicular is 3/4। आगे क्या है, अलाइन forms a straight
A line forms a triangle of area 54 root 3 square unit with the coordinate axis. Find the equation of the line if the perpendicular drawn from the origin to the line makes an angle 60 degree with the x axis. इसको कर लोगे? कौन सा? आराम से कर लोगे। नहीं बता देता हूँ लास्ट यही कैनल क्वेश्चन। A state canal is 4 miles from the place and the shortest route from this place to the canal is exactly northeast. A village is 3 mile north and 4 mile east from this place. Does it lie by the nearest edge of the canal? वाह, पहले हम ये वाला एग्जाम्पल नंबर 5 करवाते हैं। अच्छा देखो, tan अल्फा की वैल्यू ये अल्फा स्लोप tan 180 प्लस tan, उसी का दूसरा पार्ट क्या? नहीं इसी में बता दे रहा हूँ। इसी का मतलब कि 2 आंसर निकलेगा। tan 180 प्लस अल्फा जो होता है 180 यहाँ तक है, प्लस अल्फा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये tan अल्फा के बराबर ही आएगा। इसका मतलब tan 180 प्लस अल्फा, tan अल्फा मतलब 3/4, तो tan अल्फा तो यहाँ से आ गया इक्विट एंगल, लेकिन इसी का अपोजिट यहाँ तक करेंगे, इधर से भी एक लाइन पास करेगी tan 180 प्लस अल्फा, तो tan 180 प्लस अल्फा तो cos 180 प्लस अल्फा, उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वो निगेटिव में आएगा। अरे tan 180 प्लस अल्फा की वैल्यू 3/4 दिया है, तो 3/4 तो हमको निकालना है। ये भी दूसरे वाले पार्ट में दिया है क्या tan 180? नहीं वो नहीं दिया है यहाँ से, लेकिन मतलब जब स्लोप दिया है तो ये भी तो एक स्लोप ही है ना 180 प्लस अल्फा भी, क्योंकि ये भी तो इसके बराबर है 3/4 के बराबर। तो यहाँ से जब निकालोगे तो ये जैसे tan 180 प्लस अल्फा है, ऐसे उस इक्वेशन में निकालने के लिए cos 180 प्लस अल्फा निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसकी वैल्यू ये दिया है, और sin 180 प्लस अल्फा, तो उसमें से sin और cos, क्योंकि इसमें दोनों निगेटिव हो जाएगा, और दोनों निगेटिव आ जाएगा तब सॉल्व करोगे तो -25 आएगा। नहीं समझ पाए? आ गए कर लेना उसको, वो छोड़ दिया। आगे हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। छोड़ मतलब जहां पे पॉसिबिलिटी बनती है कि और बन सकता है वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5। A line forms a triangle of area 54 root 3 square unit. एग्जांपल बस खाली उसमें साइन ही चेंज होगा अगर उसी पैरेलल है। हाँ पैरेलल ही रहेगा, साइन केवल कल ही बताए थे। हाँ, तो a line forms a line, तो इसमें क्या सर बिना निकाले डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि, या तो दिखा दो ना, फिगर में बनाओगे तो दिखा दो कि ये पैरेलल ही होगा। A line forms, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। 180, हाँ दोनों का स्लोप बराबर है 180 का, तो इसलिए पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा, लेकिन वो नहीं 180 पे जो भी दो लाइन है वो पैरेलल है तो होंगी। हाँ, तो a line forms a triangle, कौन सा है ये? एग्जांपल नंबर 5 इसमें a line forms, इसमें भी एग्जांपल नंबर 5 ही है। a line forms a triangle, a line forms a triangle of area 54 root 3 square unit with the coordinate axis, with the coordinate axis coordinate axis के साथ बना रही है इतने एरिया का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, स्क्वायर सेंटीमीटर है कि खाली स्क्वायर में यूनिट है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line, find the equation of line if the perpendicular, if the perpendicular drawn from the origin to the line, drawn from the origin to the line, to the
line to the line makes an angle of 60 degree with the x-axis. Makes an angle of 60 degree with x-axis. देखो क्या दिया है, कह रहा है कि एक लाइन ट्रायंगल बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ये लाइन बन गया। अब ये बना रही कि नहीं इनके साथ ट्रायंगल? हाँ बना तो रही है। ये ए मान लें, मान बी मान लें। उसके बाद ये कह रहा, अच्छा इसका एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये दे रखा 54√3, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल, मतलब यहां से परपेंडिकुलर जो खींच रहे हो आप, ये इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तब इस लाइन का इक्वेशन बताना। देखो इस लाइन का इक्वेशन बताने के लिए हमको एक एंगल पता होना चाहिए, जो कि पता है, ये लेंथ पता होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर लेंथ, इसको पी मान ले। देखो लंबा है, ये लंबा है। देखो क्या काम करोगे, ये एरिया दिया है, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। वाह आ गया, ये बेस, ये हाइट, ये A,0, ये G,B। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा, हाफ बेस A इंटू हाइट, यही ना, हाफ बेस A इंटू हाइट। साथ ही साथ यदि बेस हम इसको माने, देखो बेस अगर इसको AB को माने तो हाइट P आ जाएगा, तो हाफ बेस AB इंटू हाइट P, यही ना। हमको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, P कैलकुलेट करना है, क्या P। तो बस हो तो गया उसके बराबर। P कैसे आएगा बराबर, अभी A और B भी तो अननोन है। ये देखो A और B की वैल्यू हम रख सकते हैं P के टर्म में। यहाँ देखो cos अल्फा cos 60 हम अभी निकाले थे, A इज इक्वल टू P बाई cos 60। देख P बाई cos अल्फा निकाले थे ना प्रूव करते समय, नहीं समझे, P बाई cos अल्फा जाने दो। फिर देखो आ गया cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस P बाई A, और cos 60 1/2 होता है, 1/2, तो A इज इक्वल टू 2P आ गया। ऐसे ही इधर देखो ये 60 है तो ये कितना होगा 30, यहाँ cos 30 लगा दो, cos 30 इज इक्वल टू, इसके लिए भी बेस P और बाई हाइपोटेनियस B, cos 30√3/2। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू आ गया 2/√3P, आया ना। यहाँ पे A और B की वैल्यू रख दो, ये देखो A और B की वैल्यू, लेकिन हमको P निकालना है ना, P निकालना, तो A और B की वैल्यू क्यों रखना, हमको P निकालना है। अच्छा यहाँ बताओ AB की भी वैल्यू निकाल लो, AB की वैल्यू, AB क्या आएगा, अंडर रूट में A² प्लस B², यही ना। AB की वैल्यू अंडर रूट में A² प्लस, और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 2P का स्क्वायर, ये देखो A 2P का स्क्वायर, 2 2 जा 4P² प्लस B की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करोगे 4P²/3, 4P²/3, इसको सॉल्व करोगे 4 3 जा 12, 12 और 4 16, 16P²/3, 16 का आ जाएगा 4P/√3। ये AB की भी वैल्यू निकल गई। इन सारी वैल्यू को यहाँ रखो, P की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि P एंगल पता ही है, P पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ छोटू सा, देखो 1/2 1/2 यहीं कैंसिल कर दो। A की वैल्यू है 2P इंटू B की वैल्यू है 2P/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 4P/√3। अच्छा सर ये बताइए, अरे AB की ये तो दोनों बराबर ही आ गया। ये जब कहने जब AB की वैल्यू पता ही है तो 54 की इक्वल काहे नहीं रख देते ट्रायंगल का एरिया। हाँ वही कह रहे हैं, यही करते हैं, 54√3 के बराबर कर दो, अब आ जाएगा। अब चाहे किसी एक में रख दो, P की वैल्यू आ जाएगी। अब किसी एक में भी रख दो, सही क्या है। यहाँ देखो AB की वैल्यू कितनी है
1/2 ए बी की वैल्यू कितनी है 4p/√3 हाँ और एक p है ये 54√3 आया तो 2 2 जा 4 227 जा और √3 का इधर मल्टीप्लाई ये √3 का इधर मल्टीप्लाई 23 ये 81 p की वैल्यू आ गई क्या 9 p की वैल्यू 9 आ गई अल्फा यहाँ दिया ही था 60 निकाल लो ठीक है हाँ p की वैल्यू 9 आ गया अल्फा 60 यहाँ पे अब इसका फार्मूला लग जाएगा x ये हाँ, बताइए हाँ बोलो क्या 54√3 है हाँ तो 54√3 है तो √3 into √3 तो √3 आ जाएगा और 2 2 जा 4 हाँ 2 2 जा 4 हाँ। यहाँ 2 बचा 227 हाँ, जा बस, बस। तो x cos 60 और प्लस y sin 60 इज इक्वल टू p9 cos 60 की वैल्यू 1/2 तो x/2 sin 60 की वैल्यू √3/2 9 तो यहाँ आ गया x प्लस √3y इज इक्वल टू 18 हो गया अब इसके सारे खत्म हो गए जितने भी पॉसिबल टाइप के बन रहे थे क्वेश्चन हो गए अब चलेगा अगला टाइप डिस्टेंस फॉर्म एक चीज और बचा बस डिस्टेंस फॉर्म तो सर अब फिर अच्छा उसका वो निकालना था क्या कहते हैं क्या वो नहीं समझ आया आ गया